तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो है आपका डायमेंशंस के ऊपर। जैसे आप हेडिंग देख सकते हो, ये है डायमेंशंस के ऊपर। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगा और काफी कुछ आपको करने को भी मिलेगा इसमें। तो पहले मैं आप डायमेंशन को शुरू करने से पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने डायमेंशन वर्ड सुना कहाँ पे होगा? पहले जनरली बच्चों ने सुना होगा 3D 2D, जो आप जूनियर क्लास में सुना होगा 3D मूवी। 3D मूवी मतलब क्या? तो 3D मतलब लगती है कि 2D स्क्रीन पे नहीं है, मतलब उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी वो बाहर निकल के आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपने 3D सुना होगा। 3D स्पेस सुना होगा। 3D स्पेस मतलब हम जो नेचुरली जिस स्पेस में चलते हैं वो 3D स्पेस है। 3D स्पेस है क्योंकि हम हर तरफ मूव कर सकते हैं। हम ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसे आगे पीछे भी जा सकते हैं और ऐसे आगे पीछे भी जा सकते हैं। तो हम 3 डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं। अच्छा, 3D स्पेस के किसी भी पार्टिकल का पोजीशन आपको अगर देना है तो उस पार्टिकल का पोजीशन देने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए होगा? बस उसका एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू सम सॉर्ट ऑफ ओरिजिन। अगर मुझे 3D स्पेस में किसी भी पार्टिकल का डिटेल जानना है, यानी किसी भी पार्टिकल का लोकेशन जानना है, तो मैं क्या करूंगा? उसका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट आपको बता दूंगा। तो मुझे कितने डायमेंशन, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन का मतलब फर्स्ट डायमेंशन इज एक्स, सेकंड इज वाई, थर्ड इज जेड। तो दीज आर कॉल्ड 3 डायमेंशन। तो डायमेंशन आर दोज थिंग्स which are required to completely explain something, which are required to completely explain something. यहाँ पे 3D में जो 3 डायमेंशन है, they are completely required to explain the position of a particle in 3D space. समझ में आया कि नहीं? अब हम फिजिक्स के डायमेंशन में आते हैं। वो किसका डायमेंशन था? मैथ्स का, एक्स वाई जेड। ये किसका डायमेंशन? फिजिक्स का। पढ़ते हैं, देखो क्या है। All physical quantities can be represented as combination of 7 fundamental quantities. मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हम 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं। 7, जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, 7 ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं जिनसे हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 आपस में इंडिपेंडेंट है। ये 7 आपस में इंडिपेंडेंट है और इन 7 की मदद से मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं रेडियस एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं फोर्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं वेलोसिटी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मोमेंटम कर सकता हूँ, प्रेशर कर सकता हूँ। दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, उनको मैं इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ? These 7 fundamental quantities can be called as dimensions of physical world. अब मैं आपको 3D के एग्जांपल समझाता हूँ। जितने पार्टिकल है रियल लाइफ में, जितने पार्टिकल है, उन सब पार्टिकल का अगर मुझे पोजीशन बताना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? एक्स वाई जेड। उसी तरह जितने क्वांटिटीज है, जितने फिजिकल क्वांटिटीज है दुनिया में, उन सबको समझाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 3D स्पेस में जितना पार्टिकल है, मुझे क्या चाहिए होगा? 3 डायमेंशन, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उन्हीं से सब कुछ एक्सप्लेन हो जा रहा है। सिंस उन्हीं से सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, these 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन बी कॉल्ड एज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। समझ में आया बेटा? ठीक है, देखो मास के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं m स्क्वायर ब्रैकेट से, कैपिटल M। लेंथ को L स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम को T स्क्वायर ब्रैकेट, टेम्परेचर को K स्क्वायर ब्रैकेट। T नहीं, टेम्परेचर को T से नहीं करेंगे, K से करेंगे। ठीक है, K स्टैंड फॉर केल्विन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को A से, कैपिटल A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैपिटल C, सॉरी ये एक मैंने गड़बड़ कर दी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा आपका मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगी आपकी CD। ठीक है, कैपिटल C स्मॉल d। तो इस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो अब एक एग्जांपल लेता हूँ वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किस फिजिकल क्वांटिटी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो? लेंथ से। टाइम तो खैर टाइम ही है, तो ये ब्रैकेट L बाय ब्रैकेट T। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? जब T ऊपर चले जाएगा तो सेम ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वो, L पावर +1 T पावर -1। तो इसको बोला कैसे जाएगा? इसको बोला ऐसे जाएगा, द वेलोसिटी हैज 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ। L का डायमेंशन कितना है? 1। यानी कि वेलोसिटी लेंथ में एक टाइम डिपेंड करता है। कितने बार टाइम डिपेंड करता है? एक टाइम। यानी वेलोसिटी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। -1 डायमेंशन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम पे कैसे डिपेंड करता है? -1 डायमेंशन के हिसाब से। इसका मतलब है टाइम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है कि नहीं? तो ये डायमेंशन से भी पता लग जाता है। -1 का मतलब क्या होता है कि टी के कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है? -1 पावर पे। ठीक है, -1 पावर पे डिपेंड कर रहा है, टी के -1 पावर पे डिपेंड कर रहा है, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है? 1/t पे डिपेंड कर रहा है, यानी वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है बेटा, तो डायमेंशन से हमको पूरी तरह से ये पता चलता है कि ये टर्म जो फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? हमारी फिजिकल क्वांटिटी।
ये वेलोसिटी जो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और कितना बार डिपेंड कर रही है। यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, कितना बार, एक बार। टाइम पे डिपेंड कर रही है, हाँ, कितना बार, -1 टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड जीरो डायमेंशन ऑफ ऑल अदर बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी सेम होती है। तो जीरो डायमेंशन ऑफ ऑल अदर बेस क्वांटिटी, यानी कि और किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती और किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। समझ में आया। तो यहाँ पे हम डायमेंशन के डेफिनेशन में आ जाते हैं। Dimension of a physical quantity is the power to which the fundamental quantity are raised to represent that quantity. इस एग्जांपल समझो। लेंथ का डायमेंशन यहाँ पे हमने क्या बोला, 1। लेंथ का डायमेंशन क्या बोला, 1। क्यों, लेंथ का पावर क्या है, 1। टी का पावर क्या है, -1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ लेंथ का डायमेंशन 1 है, टी का पावर -1 है, यानी कि डायमेंशन इज द पावर टू विच लेंथ इज रेज्ड in order to explain velocity, or 1 is the dimension to which the fundamental quantity is raised in order to explain the physical quantity। समझ में आया कि नहीं। अब पढ़ो, dimension of physical quantity is the power to which the fundamental quantity which is length here are raised to represent that quantity। which quantity are we talking about, velocity। समझ में आया बेटा। तो बोर्ड में जो लिखा है लिख लो। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग कुछ क्वांटिटीज के, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस लिखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको पूरे क्लास 11 12 में आना पड़ेगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, जस्ट फॉलो द सिंपल स्टेप्स, ठीक है। एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ का। अच्छा, लेंथ का डायमेंशन क्या है, एल। ब्रेथ का भी डायमेंशन क्या है, एल ही। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, एल स्क्वायर। समझ में आया। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का डायमेंशन क्या है, एल। ब्रेथ का डायमेंशन क्या है, एल। हाइट का डायमेंशन भी क्या है, एल। तो फाइनली क्या हो गया ये, एल पावर 3। अच्छा, ये क्रॉस मैंने सिर्फ वीडियो को फोकस करने के लिए किया है, ठीक है, यहाँ पे, ताकि कैमरा फोकस में रहे, वरना डी फोकस हो जाता है। ये कुछ काटा नहीं है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग खुद से ट्राई करो। ये क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम। अच्छा, मास का डायमेंशन क्या होता है, एम। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है बेटा, अभी निकाला हमने, एल क्यूब। ये दिमाग में रहना पड़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब का मतलब क्या है कि वॉल्यूम लेंथ में 3 तरीके की लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया 2 तरीके के लेंथ पे डिपेंड करती है। सॉरी, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ml पावर -3। अच्छा, डेंसिटी में ml पावर -3 का मतलब क्या है, डेंसिटी मास में एक बार और लेंथ में -3 बार, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। इससे बहुत सारा आइडिया मिलता है कि कौन सा किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन लेंथ। ये तो पहले भी कर चुके हैं हम लोग। ये LT -1। अच्छा, स्पीड देखो, वेलोसिटी ये स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस लिखा है, ठीक है। आप लोग लिख ही लेता हूं, डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, अगेन लेंथ क्या रहा है बेटा, LT पावर -1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में देनी पड़ेगी, ये नोट डाल के लिख लेना, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। इन नोट को लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी और स्पीड 2 अलग अलग क्वांटिटीज हैं, लेकिन उनका डायमेंशन सेम है। क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है। अच्छा, डायमेंशन क्या होता है कि ये क्वांटिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, लेंथ में एक बार, टाइम पे -1 टाइम। स्पीड भी लेंथ में एक बार, टाइम में -1 टाइम। लेकिन क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम है, नहीं। तो ये चीज लिख लो आप लोग, 2 quantities having same dimension doesn't mean that the quantities are same। ऐसा लिख सकते हो, 2 different quantities can have same dimension। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अच्छा, सेम डायमेंशन इसका मतलब ये है क्या, दोनों क्वांटिटी सेम है, नहीं, ये गलत बात है। 2 क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है। अच्छा, डायमेंशन सेम है इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, दोनों क्वांटिटी अलग भी हो सकती है। यानी 2 डिफरेंट क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशन। इंपॉर्टेंट बात ये आगे जाके काम आएगा आपको। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट एक बार समझ लो। ग्रेडियंट का मतलब
ग्रेडियंट का मतलब ये आगे काम आएगा क्लास 11 में, मैं समझाऊंगा ग्रेडियंट, ठीक है, प्रॉपर ग्रेडियंट चैप्टर में आता है, वो समझाऊंगा। अभी के लिए बस जान लो चेंज विथ डिस्टेंस, मतलब ग्रेडियंट का मतलब जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, डेंसिटी ग्रेडियंट हो गया। ग्रेडियंट का मतलब ये क्वांटिटी किस तरह डिस्टेंस के साथ चेंज कर रही है, समझ में आया कि नहीं। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर किस तरह डिस्टेंस के साथ चेंज कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। तो ये आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन डिस्टेंस। अच्छा, वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो रहेगा तो वेलोसिटी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो एक गाड़ी है 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, फिर उसने 3 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो स्पीड चेंज हुई ना भाई, तो स्पीड चेंज की कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज वेलोसिटी, ये मत सोचो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी जीरो, क्योंकि 2 माइनस 2 इज जीरो। हम वेलोसिटी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वन क्वांटिटी माइनस अनदर क्वांटिटी इज इक्वल टू द सेम क्वांटिटी, वन क्वांटिटी प्लस सेम क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी प्लस ये करूं तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये सारा कुछ मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सारा डिस्कशन होगा। अभी बस आपको ये जान के रखना है कि चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी यानी डिफरेंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी गिव्स अस द सेम फिजिकल क्वांटिटी, समझ में आया बेटा, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का भी डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी डायमेंशन हमने क्या लिखा था अभी, lt माइनस 1, dx डायमेंशन क्या होगा, dx क्या होता है चेंज इन लेंथ यानी वो l। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, l और l कैंसिल गया, t माइनस 1, समझ में आया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1 बाय टाइम, पता है कि नहीं, तो 1 बाय टाइम का डायमेंशन क्या होता है t, तो ये भी क्या आ रहा है t माइनस 1। ये सब चीजें बाद में काम आएंगे। देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट और फ्रीक्वेंसी दोनों के दोनों टोटली अलग अलग चीजें हैं। ये क्या है, वेलोसिटी किस तरह समय के साथ चेंज हो, सॉरी वेलोसिटी किस तरह डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, ये वो है। और ये तो बेटा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो अलग चीज है, वेव्स में आती है वो, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये मोशन में आएगा, तो नॉर्मल मोशन में आएगा, और ये किस में आएगा वेव्स वगैरह में आएगी, तब भी दोनों का डायमेंशन देखो सेम आ रहा है, तब भी दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है। यानी कि टू क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट दे आर सेम क्वांटिटीज, समझ में आ रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन क्या होता है m, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होता है lt माइनस 1, एकदम याद रहना चाहिए बेटा, ये क्या आएगा m lt माइनस 1। अच्छा, अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे आपने m पावर 1 l पावर 1 क्यों नहीं दिया। जब पावर 1 होता है तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पावर 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हो गया आपका वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा lt माइनस 1, टाइम का तो t है, तो ये हो गया आपका lt माइनस 2। अब इसको अब बोलोगे सर आप गलत बोल रहे हो, lt पावर माइनस 2, अब lt पावर माइनस 2 बोलो, मैं lt माइनस 2 बोलता हूँ, बोलने में क्या है, बोलना बस अपने सोफिस्टिकेशन के लिए होता है, ठीक है, उसमें उतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। फोर्स होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt माइनस 2, तो ये आया आपका mlt माइनस 2। बेटा सुनो, फोर्स का डायमेंशन हमेशा याद रखना चाहिए, फोर्स हर जगह काम आता है, बहुत बार काम आएगा। फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, mlt माइनस 2 याद कर लो, ठीक है। प्रेशर होगा बेटा आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है mlt माइनस 2, एरिया का डायमेंशन क्या है बेटा l स्क्वायर, ये क्या हो गया ml माइनस 1 t माइनस 2, सारा का सारा आप उतार लो। चलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इनका करेंगे, आप ट्राई करके खुद से भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आंसर मैच करा सकते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लास 9 में पढ़ा था। फोर्स का फॉर्मूला बेटा mlt माइनस 2 डिस्प्लेसमेंट का l, तो ये हो गया आपका ml स्क्वायर t माइनस 2। एनर्जी क्या थी बेटा, अच्छा एनर्जी और वर्क सेम चीज है कि नहीं पता, मतलब एनर्जी भी 10 जूल होती है, वर्क भी 10 जूल होती है, तो दोनों का यूनिट अगर सेम है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम ही होगा, ठीक है बेटा। तो ये ml स्क्वायर t माइनस 2। अब इसका एक बार काइनेटिक एनर्जी का निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ नंबर 2, मतलब ऐसे मैंने लिख दिया 2,
टू डायमेंशन क्या है? अच्छा, डायमेंशन मतलब क्या? ये मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उनमें से किस पे डिपेंड करती है? नंबर टू किसी पे डिपेंड करती है क्या बेटा? इट्स जस्ट अ नंबर. A simple number does not depend upon any physical quantity, thus it has no dimension. समझ में आया बेटा? It has no dimension. तो ये लिख लो, any number has no dimension. ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं होता उनका, क्योंकि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, टू के बाद थोड़ी मीटर लिख रहे हैं या सेकंड लिख रहे हैं, सिंपली टू बोल रहा हूं मैं. सिंपली अगर टू बोल रहा हूं तो उसका कोई यूनिट नहीं है. अब जब यूनिट नहीं है तो वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता तो डायमेंशन नहीं है. ठीक है, लिख लो, ए नंबर डज नॉट हैव एन डायमेंशन. हाफ मिस कर दो, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है. मास का डायमेंशन क्या है बेटा? m. वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? थोड़ा टाइम पहले किया था, LT-1 स्क्वायर हो गया ना बेटा. तो ये क्या हो गया? m L² T-2. तो क्रॉस स्क्वायर खोल दो बस, m1 L² T-2. समझ में आया? अच्छा, अच्छे से देख, एनर्जी m1 L² T-2, m1 L² T-2 सेम आ रहा है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम आ रहा है, क्योंकि एनर्जी तो एनर्जी होती है ना बेटा, तो एनर्जी का डायमेंशन तो सेम होगा हर जगह. तब भी एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, ये होता है mgh. क्लास 9 में आपने पढ़ा था. मास क्या है? m. g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस एक्सेलरेशन. तो ये हो गया आपका LT-2, प्रीवियस पेज में जो मैंने कराया था वो वाला. और h हो गया L. ये क्या हो गया बेटा? m L² T-2. गौर से देखो, रिजल्ट सेम आ रहा है तीनों का. उसी तरह काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी. इंपॉर्टेंट बात है, हीट एनर्जी. समझ में आ रहा है कि नहीं? वो सारे के सारे का डायमेंशन क्या होगा? सेम. न्यूक्लियर एनर्जी, हर चीज, हर एनर्जी का डायमेंशन यही होता है. तो आप इसको राइटली भी याद कर सकते हो, याद करना है करो, नहीं करना है मत करो, आपके ऊपर है. मैं तो बोलता हूँ सिर्फ फोर्स का याद कर लो. फोर्स का MLT-2 है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वर्क आ जाएगा, और वर्क के बाद एनर्जी, सबका डायमेंशन सेम होता है. तो फोर्स याद कर लो. फोर्स से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बहुत कुछ निकाल सकते हैं फोर्स से. फोर्स इज द काइंड ऑफ द चेन विच कनेक्ट्स एवरीथिंग, ठीक है. अच्छा, पावर क्या होता है? पावर याद है कि नहीं? वर्क डन पर यूनिट टाइम, क्लास 9 में पढ़ा था. तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? m L² T-2 डिवाइडेड बाई T. तो आपका फॉर्मूला आ गया m L² T-3. मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, वीडियो में बहुत नीचे मैंने लिख लिया है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं. हाँ, आपको दिख रहा है वीडियो में. ये क्या है? m L² T-3. ठीक है. अच्छा, एंगल क्या था फॉर्मूला? आर्क अपॉन रेडियस. हमको किसी भी चीज का डायमेंशन लिखना है, हमें उसका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए. आर्क क्या होती है? लंबाई. याद है? आर्क. ये अगर एंगल है, ये क्या था? आर्क. ये क्या था? रेडियस. आर्क भी लंबाई. आर्क को भी मीटर या सेंटीमीटर में मापेंगे, रेडियस को भी मीटर या सेंटीमीटर में मापेंगे. तो आर्क का भी डायमेंशन होगा लेंथ, रेडियस का भी डायमेंशन होगा लेंथ. तो ये क्या हो गया? 0. L⁻⁴ का मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, और वी कैन से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी अदर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है. तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनलेस. बेटा ये चीज दिमाग में रहना चाहिए, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है. और ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है. स्टार लगा के रख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ अभी स्टार लगाओ. क्यों स्टार लगाओ? क्योंकि आगे जाके वो काम आने वाला है. ठीक है. सॉलिड एंगल क्या था? याद है? एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर. सॉलिड एंगल लिखाया था, और मैंने बताया था इस चीज का पूरा एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा? क्लास 12 में हम लोग कराएंगे. ठीक है. तो एरिया का डायमेंशन क्या होता है बेटा? L² याद है? और रेडियस का डायमेंशन क्या होता है? L. उसका स्क्वायर हो रहा है, तो L² L² आपका बेसिकली क्या हो गया बेटा? L⁻⁴. तो कोई भी एंगल, सॉलिड एंगल हो, प्लेन एंगल हो, कुछ भी हो, वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता. इट इज अगेन डायमेंशनलेस. लिख लो इसको. टेम्परेचर ग्रेडियंट. बेटा मैंने क्या बताया था? ग्रेडियंट का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट थिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. यहाँ पे डेल्टा x. ये चीज हमें क्लास 11 में मिलेगा आगे जाकर, हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में. ठीक है, तब अच्छे से इसका मीनिंग समझाऊंगा. अभी थोड़ा बहुत मीनिंग बता देता हूँ. मान लो एक रॉड है, मैंने यहाँ से एक लाइटर लगा के इसको गर्म किया, तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा और यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होगा इस तरफ. मैंने अगर इस तरफ हीट दी है, इस तरफ मैंने अगर गर्म किया है इसको, तो टेम्परेचर इस तरफ जाते जाते क्या होगा? ठंडा होते जाएगा. तो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा कि नहीं?
टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? उसका ग्राफ बनता है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारी स्टडी होती है उसमें, ठीक है। तो डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, टेम्परेचर का क्या था याद है कि अभी तक आया नहीं था, अभी आ गया, ठीक है, कि डेल्टा एक्स क्या है बेटा, एल, तो ये क्या हो गया, के एल माइनस 1। मॉलिक्यूलर मास केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल। टोटल मास का डायमेंशन क्या होगा बेटा, एम, और मोल का डायमेंशन क्या होगा, MOL, तो इसका क्या हो गया, MOL माइनस 1। ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं बेटा, बहुत साइड में लिख दिया मैंने, चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ आ रहा है, जस्ट आ रहा है। हीट कैपेसिटी हम क्लास 11 में पढ़ेंगे ये चीज। हीट कैपेसिटी अभी के लिए जान के रखो, चेंज इन हीट एनर्जी डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अभी आपको देखो कुछ मैं नहीं बोल रहा समझने के लिए, ये चीज क्या है, ये हम क्लास 11 में कैलोरीमेट्री नाम का एक चैप्टर आएगा, तब पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आपको डायमेंशन निकालना है। अच्छा, हीट एनर्जी का फॉर्मूला, हीट एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, वही जो एनर्जी का डायमेंशन है, तो ये हो गया m L² T - 2। नीचे क्या है बेटा, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, K, तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, m L² T - 2 K - 1, ठीक है। लास्ट लेटेंट हीट होता है हीट एनर्जी पर यूनिट मास, वो भी क्लास 11 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीट एनर्जी क्या होता है बेटा, m L² T - 2 डिवाइडेड बाई m, ये आप खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम नॉट श्योर ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं भी आ रहा तो भी आप खुद से कर सकते हो, आई प्रिज्यूम आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला हो गया L² T - 2। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, डाउट है कुछ भी, ठीक है, उतार लो पूरा। अब जो ये सब टॉपिक्स है 1 से लेकर 7 तक, ये आपको प्रॉपरली मिलेंगे क्लास 12 में, अभी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। 12th में मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही 7 क्वांटिटी है, हजारों क्वांटिटी है बेटा। 11 में बहुत सारे क्वांटिटी, 12th में बहुत सारे क्वांटिटी, और मैं सबका डायमेंशन अभी लिखाना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि बेटा अगर आपको क्वांटिटी नहीं पता, जैसे आपको थोड़ा टाइम पहले आपको मिल रहा था टेम्परेचर ग्रेडियंट या हीट कैपेसिटी या लेटेंट हीट, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी थे। ये तो बस मैंने एक दो छोटे छोटे एग्जांपल दिए, बहुत सारा क्वांटिटी है, आपको मिलते जाएगा, हर एक चैप्टर में बहुत सारे मिलते जाएंगे, लेकिन मैं उनका डायमेंशन आपको अभी इसलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि जब आपको वो चीज ही नहीं पता तो उसका डायमेंशन अगर लिखोगे तो वो फील भी नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो, आपको बस लग रहा हो कि मुझे याद करना है। तो पहली बात ये, आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना आपको, प्रॉपरली बस बेसिक आपको, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो सब पता होने से आपका काम हो जाएगा। जैसे जैसे चैप्टर में हम बढ़ते जाएंगे, उन चैप्टर में जब वो चीज पढ़ाएंगे तब उन चीज का डायमेंशन लिखाना मैं आपको फिर से करवाऊंगा, और वो आपको खुद से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो कुछ आपको याद करने का जरूरत नहीं है, क्वांटिटी हजार है, आप कोई भी बुक खोल के देख लो, किताबों में एकदम 50, 60, 70, 80 डायमेंशन लिखे हुए हैं, 80 वो क्वांटिटी का डायमेंशन लिखे, कोई मतलब नहीं उन चीजों को पढ़ने का। आपको जब वो क्वांटिटी पता हो तब उसका डायमेंशन लिखो, तब समझ में भी आता है, ठीक है। क्वांटिटी जब पता चलेगा तब हम उसका डायमेंशन साथ साथ में करेंगे। अभी के लिए बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए मैं करा रहा हूँ। करंट का डायमेंशन क्या होता है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट ए। चार्ज का फॉर्मूला क्या आता है, करंट इनटू टाइम, आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। तो करंट हो गया ए, टाइम का हो गया टी, फॉर्मूला हो गया आपका एटी, फॉर्मूला हो गया आपका एटी। नेक्स्ट पोटेंशियल, क्लास 12 में मिलेगा आपको, वैसे आपको मिल चुका है शायद वो 10 में, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह जो भी है, तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस से पहले पोटेंशियल आता है। तो पोटेंशियल होता है वर्क बाई चार्ज। वर्क क्या होता, वर्क अब कैसे याद रखोगे, वर्क क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या था, MLT - 2, ये याद रहना चाहिए, फोर्स MLT - 2 है, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट L एक मल्टीप्लाई होगा, तो L एक मल्टीप्लाई होने से L² हो जाएगा वो। और चार्ज का अभी हमने क्या किया, 80, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m L² T - 3 A - 1। ये 12th में आपको फिर से कराऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस क्या था बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट, याद है कि नहीं, V बाई I। तो V हमने अभी निकाला, m L² T - 3 A - 1। करंट का क्या है, करंट क्या है बेटा, A, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसको मैं फिर से लिख ही देता हूं, m L² T - 3 A - 2। समझ में आया कि नहीं, ब्रैकेट देना बिल्कुल नहीं भूलना है अपने को, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं बेटा, कोई और ब्रैकेट नहीं।
अब क्यों देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, एक कन्वेंशन मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, बस ऐसे ही देते हैं, ये कुछ तो देना पड़ेगा। आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो एल बाई ए, याद है कि नहीं, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, आर ए बाई एल, समझ में आया कि नहीं। अब हमको रेजिस्टेंस का डायमेंशन पता है एम एल स्क्वायर, ये सब कुछ भी याद नहीं करना, पहले बता रहा हूँ, बिल्कुल याद नहीं करोगे, इतना फालतू चीज को याद करने की जरूरत नहीं, डिराइव कर सकते हैं हम लोग। एरिया का डायमेंशन क्या था, एल स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या था, एल, तो बेटा इसके बाद आप सॉल्व कर ही सकते हो, मैं बस आपको फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ, ये हो जाएगा एल, तो ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, खुद ही कर सकते हो। क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस क्यू आपको पता है, कैपेसिटेंस क्यू चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू का डायमेंशन आप लिखो 80 डिवाइडेड बाई वी, कर ही देता हूँ, आखिरी है, वी का डायमेंशन क्या है बेटा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, इसको सॉल्व कर सकते हो, ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा m माइनस 1 एल माइनस 2 टी माइनस 4 ए स्क्वायर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड बाई स्पीड का डायमेंशन क्या था, एल टी माइनस 1, ये क्या हो गया बेटा, डायमेंशनलेस, L0 T0, नहीं भी लिखोगे डायरेक्टली भी डायमेंशन, इसको नहीं लिख के डायरेक्टली डायमेंशन लिखो तब भी सही है, इसको नहीं लिख के डायरेक्टली डायमेंशन लिखो तब भी सही है। लास्ट चीज, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, टेन थीटा, साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, कभी ऐसे लिखा है क्या, टेन थीटा टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3 मीटर, ऐसा नहीं लिखते हम लोग, टेन थीटा, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, देखो ट्रिगोनोमेट्री, अच्छा मैं पहले मिटा देता हूँ, ये आपने ये सब लिख लिया होगा, ताकि मेरे को स्पेस थोड़ा चाहिए होगा, वीडियो पॉज करके लिख ही सकता हूँ एनी टाइम। देखो भाई, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे साइन थीटा होता है, इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर भी मीटर में, हाइपोटेनस भी मीटर में, ये भी लेंथ, तो अगेन इट इज व्हाट, डायमेंशनलेस। तो बेटा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज ए रेशियो बिटवीन टू हाइट्स मतलब टू लेंथ क्वांटिटीज के बीच का ही रेशियो होता है, एंड वी नो रेशियो का डायमेंशन क्या होता है, हमेशा डायमेंशनलेस, क्योंकि रेशियो ऊपर जो चीज नीचे भी वही चीज कैंसिल कर ही लेगा, तो रेशियोज आर व्हाट, डायमेंशनलेस। क्या ये चीज समझ में आया, तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या कोई एक्सपोनेंट, अच्छा एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, 2 पावर x, या ऐसा मान ले y पावर x, तो यहां भी y भी डायमेंशनलेस, क्योंकि y क्या है, नंबर, ऐसा मान ले, जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल 2 पावर x, तो x हमेशा क्या होगा, डायमेंशनलेस, ये बात याद रहना चाहिए। पावर में जो भी चीज होती है ना, वो बेटा हमेशा डायमेंशनलेस होती है। कभी ऐसा सुना है क्या, जैसे कि 4 स्क्वायर मीटर सुना होगा, 4 स्क्वायर मीटर मतलब क्या, 16 मीटर या 16 मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ सुना होगा तुम लोगों ने, लेकिन कभी ऐसा देखा है क्या, मीटर पावर सेकंड ऐसा कभी सुना है, नहीं। तो जो पावर में होती है ना बेटा, वो हमेशा क्या होती है, डायमेंशनलेस, वो हमेशा एक नंबर होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला चीज, तो जितने भी आपके एक्सपोनेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, डायमेंशनलेस। अगला चीज हो गया आपका एनी नंबर, 1 हो गया, 0 हो गया, या -2 हो गया, कोई भी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, 1.33, ये जो बाहर वाले नंबर होते हैं, जो आपका इरेशनल, ये तो रेशनल नंबर है, रेशनल हो गए, या आपका इरेशनल नंबर, एनी काइंड ऑफ नंबर, ऑल आर व्हाट, डायमेंशनलेस, एकदम याद रखना चाहिए। समझ में आया बेटा, तो इसके आगे हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजर्स ऑफ डायमेंशन। यूजर्स ऑफ डायमेंशन में हमारे पास टोटल 4 यूजेस हैं, अभी मैं रीड आउट नहीं करूंगा इनको, आप बोर्ड में देख ही सकते हो। जो पहला यूज है कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, वो हम अभी करने वाले हैं। आप लोग ऐसा करो, बाकी जो लिखा हुआ है बोर्ड में, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लो। स्टार्ट करता हूं मैं फर्स्ट वाले से, ठीक है। हम जब एक एक करके यूज पढ़ेंगे,
सब उन यूजेस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला हो गया कन्वर्शन ऑफ यूनिट। पहले एकदम बेसिक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एकदम बेसिक कन्वर्शन से शुरू करेंगे, इसके बाद कन्वर्शन का जो लेवल है उसको स्टैंड हाई करते जाएंगे। तो पहला एकदम सिंपल होगा, लेकिन उसके पहले हमें डायमेंशन और यूनिट्स में रिलेशन निकालना पड़ेगा। देखो डायमेंशन क्या होता है, सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, LT - 1। और इसकी अगर यूनिट की बात करें, देखो भाई स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस किस पैरामीटर में डिपेंड करता है, लेंथ में और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। लेकिन अगर हम यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? या इसको MS-1 लिखते हैं, या किलोमीटर पर आवर, या माइल पर आवर, या सेंटीमीटर पर सेकेंड, या आपका डेसीमीटर पर सेकेंड, नैनोमीटर पर सेकेंड, नैनोमीटर पर मिली सेकेंड, है ना, मिलीमीटर पर मिली सेकेंड। तो बेटा एक बात समझने की कोशिश करो, डायमेंशन बस हमको ये बताता है कि जो आपका गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, सुनना अच्छे से स्टेटमेंट, डायमेंशन हमें वो बताता है जो हमारा गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो किस किस मेन फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि लेंथ और टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डायरेक्टली, टाइम में इनवर्सली। अब इसके यूजेज से हम हजारों यूनिट लिख सकते हैं, जैसे मीटर पर सेकंड हो गया, किलोमीटर पर आवर हो गया, माइल पर आवर हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, mm पर सेकंड, और भी तो लिख सकते हैं बेटा, अलग अलग कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो डायमेंशन एक स्टैंडर्ड है, इट्स ए स्टैंडर्ड यूनिट, हम हमारे हिसाब से बहुत सारे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये चीज हमें इंपॉर्टेंट है और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब ये वाली चीज आप लोग लिख लो, मैं आपको कन्वर्शन ऑफ यूनिट, सिंपल कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। आई होप आप लोगों ने ये सब सुना हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं आप लोग के लिए, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं, बचपन में कर चुके हो, लेकिन इसको मैं थोड़ा और फील के साथ कराता हूँ। ये बेसिक एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला है, तो एक बार देख लो इसको करते हैं कैसे। पहली बात, वी नो, लेट्स से 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू n मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? n मीटर पर सेकेंड के बराबर है वो, n इज ए नंबर। अब आप लोग को पता होगा कि मैंने बताया था कि, याद है मैंने ये बताया था, मैग्नीट्यूड इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, तो मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट न्यूमेरिकल वैल्यू कैन चेंज एंड यूनिट कैन चेंज। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं आपका 1 किलोमीटर को क्या लिखोगे, 1000 मीटर, आवर को आप क्या लिखोगे, 3600 सेकंड, ये आपको सबको पता है। एन, मीटर को क्या लिखोगे, 1 मीटर, इसको क्या लिखोगे, 1 सेकंड, मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल, 1000, ये उस तरफ जाके एन इक्वल क्या हो गया आपका 5/18। तो हम ये लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, एकदम बेसिक एग्जांपल कर रहा हूं, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ताकि आपको हल्की फुल्की फील आए, क्लास 9 का जो भी है। क्या समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट है? ठीक है, कोई भी डाउट? ठीक है, इसको मिटाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अभी जो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन देने वाला हूं, कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम MKS टू CGS, ऐसा आता सवाल। अच्छा, MKS यूनिट क्या था, मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS क्या था आपका, CGS क्या था, अच्छा स्पीड छोड़, स्पीड तो हम करा चुके हैं एक बार, फोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं, फोर्स। अच्छा, अब इसके लिए हम सॉल्व कैसे करेंगे? पहली बात, फोर्स जो होता है आपका, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताओ, MLT-2। समझ में आया कि MLT-2 याद है? ठीक है, अब मास इनटू एक्सेलरेशन करके भी निकाल सकते हो, जैसे भी निकालना, डायमेंशन लिखना आना चाहिए। अब डायमेंशन से हम यूनिट लिखेंगे, 2 यूनिट है, MKS और CGS, MKS और
CGS। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। ये बता, इन्हें स्लोली कराएंगे। ठीक है, MKS क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी मास की जगह क्या आएगा? किलोग्राम, लेंथ की जगह क्या आएगा? मीटर, और टाइम की जगह क्या आएगा? सेकंड। ये आपका हो गया। सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देंगे क्योंकि ये यूनिट है। ठीक है, CGS में क्या आएगा? CGS में मास की जगह क्या आएगा? ग्राम, लेंथ की जगह क्या आएगा? सेंटीमीटर, और टाइम की जगह क्या आएगा? सेकंड। याद है बताया था CGS मतलब क्या था? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो उसी के हिसाब से लिखेंगे। MKS क्या था? मीटर किलोग्राम सेकंड, समझ में आ रहा है? उसी हिसाब से लिखेंगे। तो ये -2 हो गया। हमको बोला है कि कन्वर्ट फोर्स फ्रॉम MKS टू CGS। अच्छा, MKS केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन, पता होगा आपको, और CGS वाले को हम कहते हैं डाइन। ठीक है, जैसे कि इसका यूनिट MKS में जब लिखेंगे तो इसको हम न्यूटन बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा, लेकिन CGS में जब लिखते हैं तो उसको हम लोग, मतलब आपको शायद अभी तक नहीं पता होगा, लेकिन सुन लो, उसको डाइन कहते हैं, DYNE। तो इन शॉर्ट हमको ये बोला है, कन्वर्ट फोर्स फ्रॉम MKS टू CGS सिस्टम। और इस सवाल को ऐसे भी दे सकता है, कन्वर्ट फोर्स फ्रॉम न्यूटन टू डाइन। एक ही बात है बेटा, MKS मतलब न्यूटन का यूनिट, MKS सिस्टम मतलब क्या? यूनिट क्या होगी? न्यूटन। अच्छे से सुनना, जब MKS सिस्टम यूज करेंगे तो यूनिट क्या आएगी? न्यूटन। जब हम CGS सिस्टम यूज करेंगे तो यूनिट क्या आएगी? डाइन। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा भी सवाल आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, बोर्ड मेरे को थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मिटा देता है। लिख लिया आप लोगों ने? देखो, तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट करेंगे, लेट्स से 1 न्यूटन इक्वल टू n डाइन। ठीक है बेटा, अब 1 न्यूटन का हमने क्या निकाला था? केजी मीटर पर सेकंड पर। ये कहां से आया था याद है? डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, n। आपका डाइन क्या होता है बेटा? डाइन क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2। तो हम n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है, हम क्या क्या लिखेंगे उसको? 1 kg बाई ग्राम। थोड़ा मैं आपको एक और एक्स्ट्रा स्टेप लिख के बता देता हूँ, एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख के बता देता हूँ, फिर बच्चे बोलेंगे कि सर इतना फास्ट करा दिया आपने। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 kg मीटर सेकंड -2 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2। ठीक है, तो अब इसी स्टेप को मैं आगे लिख रहा हूँ। n इक्वल टू क्या आएगा? 1 kg बाई ग्राम मीटर बाई सेंटीमीटर सेकंड -2 बाई सेकंड -2। सेकंड -2 क्या हो गया? कैंसिल। अब देख 1, इन दोनों को सेम यूनिट करो। 1 kg को क्या होता है? 1000 ग्राम। ये क्या हो गया? ग्राम मतलब 1 ग्राम। ये 100 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया आपका? 1 सेंटीमीटर। ये तो बस बेटा वैसे ही आ चुका है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। क्या है यहाँ पे? मैं बोल सकता हूँ ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। 100 1000 1 लाख या 10 पावर 5। तो आपकी n की वैल्यू क्या आ गई? 10 पावर 5। तो हमारा आंसर आ गया 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। डेरिवेशन समझ में आया बेटा? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट? जो अगला सवाल है आपके सामने, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, तो सवाल को समझते हैं। पहली बात, पहले हम जो कर रहे थे याद है, MKS टू CGS कर रहे थे। हाँ, कुछ सवालों में CGS टू MKS भी देगा, आई होप आप वो कर सकते हैं। अब मान लो मैंने सवाल में चेंज कर लिया। अच्छा, MKS क्या था बेटा? मीटर किलोग्राम सेकंड। CGS क्या था? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मैंने सोचा कि मैं खुद का एक यूनिट सिस्टम बनाता हूँ। देखो ये सब तो स्टैंडर्ड है, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब मैंने सोचा कि मैं खुद का एक सिस्टम बनाता हूँ जिसमें मीटर की जगह क्या यूज होगा? मीटर की जगह क्या यूज होगा? इट यूजेस यूनिट ऑफ लेंथ एज किलोमीटर। मीटर की जगह क्या यूज करूंगा मैं? किलोमीटर। मास में जहां पे किलोग्राम यूज हो रहा था, वहां पे मैं क्या यूज करूंगा? ग्राम।
और टाइम में जहाँ पे सेकंड यूज हो रहा था वहां पे क्या यूज करूंगा, मिनट। समझ में आया कि नहीं? मैं खुद का ही यूनिट सिस्टम बना सकता हूँ कि नहीं? तो ऐसे तो हजारों यूनिट सिस्टम हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। तो मान लो मेरे को ये वाला यूनिट सिस्टम चाहिए जहाँ पे मैं लेंथ को क्या यूज करूँ, किलोमीटर, मास को क्या यूज करूँ मैं, आपका ग्राम, और टाइम को क्या यूज करूँ, मिनट। तो उस सिस्टम में 1 न्यूटन फोर्स कितना, क्या वैल्यू होगा उसको उस सिस्टम में। समझ में आ रहा है? तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले डायमेंशन लिखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि डायमेंशन के बिना बेटा ये सवाल होगा ही नहीं। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या होता है, MLT -2 पता होगा। तो इन एमकेएस में क्या दिया हुआ है हमको, न्यूटन दिया हुआ है कि नहीं? तो न्यूटन का डायमेंशन क्या होगा, क्या सॉरी न्यूटन का यूनिट क्या होगा, 1 न्यूटन इक्वल टू के, मास की जगह केजी, मास की जगह केजी, लेंथ की जगह मीटर, टाइम की जगह सेकंड -2। अब हमारा जो न्यू सिस्टम है, इसको न्यू सिस्टम बोल दो। न्यू सिस्टम जो है उसमें केजी की जगह क्या होगा, ग्राम, मीटर की जगह क्या होगा, किलोमीटर, सेकंड की जगह क्या होगा, मिनट -2। समझ में आया कि नहीं? अब हम रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन क्या होगा, लेट्स से, अच्छा न्यू सिस्टम को यू मान लेते हैं, न्यू सिस्टम को ऐसे ही मान लेते हैं, यू, ऐसे ही मान लिया यू, ऐसे ही मान लिया यू। जैसे होता है ना 1 न्यूटन, तो न्यू सिस्टम में उसको यू बोलेंगे, डाइन, न्यूटन, इस सिस्टम में यू, ऐसे ही मान लिया। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू n यूनिट्स ऑफ द न्यू सिस्टम। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो 1 न्यूटन, न्यूटन की जगह क्या होगा बेटा, केजी मीटर सेकंड -2। आगे वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व करें। समझ में आया? ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, अब आपको भी पता है कि क्या करना है, आपको बस n की वैल्यू निकालनी है। मैं तब भी वीडियो फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग सॉल्व करूंगा, लेकिन आप ये खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा केजी बाई ग्राम, मीटर बाई किलोमीटर, सेकंड -2 बाई मिनट -2। अब इधर देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 मीटर बाई 1000 मीटर। अच्छा, सेकंड -2 बाई मिनट -2, इसको ऐसा करो ऊपर ऊपर नीचे कर दो, तो ये मिनट स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर हो गया, सेकंड स्क्वायर हो गया, ग्राम ग्राम कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, 1000 सब कैंसिल, आपका सिंपली बचा मिनट स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मिनट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 60 सेकंड स्क्वायर, 60 सेकंड होल स्क्वायर, और 60 स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। समझ में? अच्छा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा कर दिया, और नीचे क्या हो गया आपका सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3600। समझ में आ गया? तो हम ये लिख सकते हैं न्यू सिस्टम में 1 न्यूटन इक्वल टू 3600 यू, और 3600 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करो, लिख लो, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। अब ये सवाल को हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो, पिछला क्वेश्चन में जो हमने किया था उसमें एक चीज था कि हमने जो यूनिट लिया था, कुछ लिया था केजी, केजी नहीं, ग्राम, किलोमीटर, मिनट, ऐसा कुछ लिया था। अब जरूरी नहीं है ना कि हम मिनट ही लें। अब मैंने हाफ मिनट ले लिया यूनिट, मान लो हाफ मिनट करके मैंने कुछ एक नया टर्म लगा लिया, तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस कार, आई विल से द वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज 30 मीटर पर हाफ मिनट। वो भी तो कह सकता हूँ बेटा, समझने वाले समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमने बोला, हमने खुद से एक यूनिट का सिस्टम निकाल दिया जहां पे यूनिट ऑफ मास क्या होगा 100 ग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगी 10 सेंटीमीटर, और यूनिट ऑफ टाइम क्या होगी 30 सेकेंड। अब इस नई यूनिट के हिसाब से आपको क्या निकालना है, 100 जूल को कन्वर्ट करना है इस न्यू सिस्टम में। इस 100 जूल क्या करना है इस न्यू सिस्टम में। समझ में आ रहा है बेटा? कोई भी डाउट? चलो इस सवाल को करते हैं। देखो, ये सवाल पिछले सवाल से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। पिछले सवाल में मैंने क्या दिया था, यूनिट ऑफ मास क्या दिया था आपका 1 ग्राम दिया था। पिछले सवाल में यूनिट ऑफ लेंथ मैंने क्या दिया था 1000 सेंटीमीटर दिया था। यूनिट ऑफ टाइम पिछले सवाल में क्या दिया था 1 मिनट, जो कि 60 सेकंड होता है। तो मैंने 60 सेकंड दिया, 30 सेकंड दे दिया। मैं तो 5 सेकंड में दे देता हूँ, मैं तो 6 सेकंड में दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, और उसको मैं नया यूनिट नाम दे दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो लेट्स से देखो, तो हम लोग बोलते हैं
पहले डायमेंशन ऑफ वर्क निकालते हैं। वर्क का डायमेंशन क्या था बेटा, याद होना चाहिए, ml² t - 2। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जिनको याद नहीं है, फोर्स क्या होता है ये, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ml² t - 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहली बात, हमें 100 जूल दिया हुआ है। जूल मतलब क्या, MKS। तो MKS में यूनिट क्या आएगी आपकी, kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2। अब जो न्यू सिस्टम है, न्यू सिस्टम हमने क्या मान लिया इसको, ये न्यू सिस्टम अच्छा, MKS में हमने एनर्जी को क्या माना था, जूल। ठीक है, जूल, तो हमारी यूनिट ये आई थी। अब न्यू सिस्टम में हम यूनिट को मान लें यू, मान लो ये नहीं यूनिट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको मान ले कुछ एक, मास को मान ले तो ऐसा लिख ले, ए मान ले, इस यूनिट का नाम मान ले ए है। जैसे मैं मास को जब केजी में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केजी। उसी तरह मैं मास को जब 100 ग्राम लिखूंगा तो उसको ए लिख लेता हूं, ऐसे ए लिख लेता हूं। तो ये क्या हो गया आपका ए। ठीक है, लेंथ आपका क्या हो गया, ये इसको ऐसा कर लो यार, m1 यूनिट मान लो, इसको m1 मान लो, आपका लेंथ को L2 मान लो, लेंथ को L1 मान लो और टाइम को T1 मान लो। ये यूनिट ऑफ सिस्टम हमने यूज किया। तो इस हिसाब से आपका यूनिट क्या आएगा, केजी की जगह क्या आ जाएगा, m1। ठीक है, आपका लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, L1²। टाइम की जगह क्या आ जाएगा, T1 - 2। क्या ये समझ में आया। ठीक है, मैंने बस क्या बोला, जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें, पुराने सिस्टम में हम केजी को तो डायरेक्टली केजी लिखते थे, लेकिन 100 ग्राम को लिखने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो हमने खुद से बना लिया एक, उसको हमने नाम क्या दिया, m1। 10 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर में लिख सकता है, लेकिन 10 सेंटीमीटर को कुछ तो नया नाम देना पड़ेगा, उसको हमने क्या दे दिया, L1। समझ में आया। 37 को नाम दे दिया T1। अब मेरे को पता है बेटा कि 1 जूल इक्वल टू n इंटू द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ में आया कि नहीं। तो 1 जूल को लिखो, जूल क्या था बेटा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2 इक्वल टू n। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, m1 L1² T1 - 2। क्या ये चीज समझ में आया, कोई भी डाउट, आई होप कोई डाउट होगा नहीं। तो यहां से मैं n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 1, सॉरी यहां पे मुझे 100 जूल बोला है, मैंने एक गड़बड़ कर दी, 100 जूल, इसको 100 कर दो, वो चीज मैं भूल गया था। ये 100 केजी बाई, केजी का कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट क्या है, m1। केजी का देखो, केजी का मास का कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट क्या है, m1। तो केजी को केजी के साथ ही लिखोगे, m1। आपका लेंथ का, मीटर का कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट क्या है, L1। देखो लेंथ का कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट क्या है, मीटर और L1। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर बाई L1²। T1 - 2। कोई भी डाउट, आई होप नहीं होगा। 100। तो बेटा जो अगला स्टेप होने वाला है, ज्यादा कुछ कठिन है नहीं, हमको बस कैंसिल करने का सोचना। कैंसिल कैसे करेंगे, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। m1 सिस्टम यूनिट क्या है, 100 ग्राम। m1 सिस्टम यूनिट क्या है बेटा, 100 ग्राम। मीटर स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय L1 सिस्टम क्या है बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का तो स्क्वायर रहेगा। अच्छा, इसको ना ऊपर नीचे कर लेते, तो ये हो गया आपका T1² बाई सेकेंड स्क्वायर। तो उसको अगले स्टेप में देख लेंगे। अच्छे से देख, यहाँ पे 100 बचा, ग्राम ग्राम कैंसिल, सिर्फ 10 बचेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, 100 बाई डी आपका 100 बचेगा, कैलकुलेट करके देख लेना। अच्छा, T1 मतलब कितना है बेटा, 30 सेकेंड। तो ये 30 सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। आपका जो बेटा सेकंड होने वाला है वो तो 1 सेकंड स्क्वायर हो गया सिंपली। तो अब खुद देखो, ये बचा आपका 10 पावर 5 इंटू 30 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 900। तो ये हम हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 7। तो हम ये कह सकते हैं फाइनली, यहाँ पे एक डब्बा डाल के मैं लिख लेता हूँ रिजल्ट, 100 जूल इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 7 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
अब आप लोग आंसर कैसे लिखोगे? 100 जूल इक्वल टू 9 to 10 power 7 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स वेयर यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज 30 सेकंड। ऐसे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जो अगला सवाल आपके सामने काफी बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो भाई इसको कैसे करें हम लोग। पहले याद है पिछले सवाल में हमें बोला था कुछ 100 जूल को एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, और नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स का दिया हुआ था। जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ टाइम 30 सेकंड, वो दिया हुआ था। अभी हमको वो निकालना है। पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था? यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ लेंथ, जो कि आपका दिया हुआ था 100 ग्राम, 10 सेंटीमीटर या 30 सेकंड्स, वो दिया हुआ था ना। इस क्वेश्चन में वो निकालना है। समझ में? उल्टा रिवर्स प्रोसेस करना है। तो देखो बोला है एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया, यूजिंग ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ मास, यूजिंग ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, कुछ पर्टिकुलर यूज किया। क्या यूज किया हमें नहीं पता। फोर्स 200 न्यूटन आता है और पावर इतना आता है। अब बोला है इफ यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिली सेकंड, यानी कि यूनिट ऑफ टाइम हमको गिवन है, यूनिट ऑफ टाइम कितना है? 1 मिली सेकंड यूज किया है। तो फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ, कि क्या लेंथ यूज किया होगा उन्होंने। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। लेट the unit of mass be m, unit of length be l और यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम हम क्या लेंगे बेटा? यूनिट ऑफ टाइम क्या लेंगे? इसको t मान लो, इसको t मान लो। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट, तो अब लिखेंगे डायमेंशन ऑफ, ये थोड़ा बढ़िया सवाल होने वाला तो अच्छे से देखना। डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या आने वाला है बेटा? डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है आपका 200, सॉरी, डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है बेटा MLT -2। डायमेंशन ऑफ आपका बेटा पावर होता है, पावर क्या था डायमेंशन? याद है? याद है पावर? अच्छा, पावर याद नहीं होगा बहुत बच्चों को। पावर क्या था बेटा? वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और फोर्स हमको हमेशा याद रखना चाहिए MLT -2। लेंथ हो गया L और नीचे हो गया T, तो ये हो गया आपका ML² T -3। समझ में आया बेटा? देखो इसका नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसके नेक्स्ट स्टेप में हम हमारे पास जो दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उसको लिखेंगे, यूनिट ऑफ कॉस्ट। देखो एक मान लो हमारा न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया आपका U, और पुराना क्या था? MKS। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया U, पुराना क्या था? MKS। फोर्स और पावर। MKS में फोर्स का यूनिट क्या आएगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नया यूनिट का क्या आएगा बेटा? M। देखो मास का यूनिट क्या है? M। लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ। और टाइम का यूनिट क्या है? T -2। पावर क्या है? ML² T -3। तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकंड -3। और कॉरस्पॉन्डिंग हमारा न्यू यूनिट क्या आ जाएगा बेटा? M, नया यूनिट के हिसाब से M, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा बेटा आपका L², और ये आ जाएगा T -3। समझ में आया बेटा? अब मैं ये वाला पार्ट को मिटा दे रहा हूँ, अब मैं ये वाला पार्ट को मिटा दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट को मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बोला है, जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स से फोर्स कितना आ रहा है? 200 न्यूटन। फोर्स कितना आ रहा है? 200 न्यूटन, यानी 1 MLT। नया सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है बेटा? MLT -2। तो उससे हमारा फोर्स कितना आ रहा है? फोर्स कितना आ रहा है? 200 न्यूटन। समझ में आया? अच्छा, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? kg मीटर पर सेकंड। तो यही तो गिवन है हमें, यही गिवन है। यूजिंग ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, यूजिंग ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, फोर्स कम्स आउट टू बी 200 न्यूटन, यानी कि 1 यूनिट ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू 200 न्यूटन। समझ में आया बेटा? सिमिलरली 1 न्यू यूनिट ऑफ पावर, दैट इज 1 ML² T -2 इक्वल टू हाउ मच? 10 पावर 8 वाट। अब वाट को हम क्या लिखेंगे बेटा? आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, डाउट है कुछ? अब यहां से देखो हम कैसे करेंगे। इसको आप इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर दे, 2 डिवाइड बाय 1 कर दे, क्या बचेगा? ML²
t minus 3 divided by ml t minus 2 इक्वल टू क्या आया 10 पावर 8 by 200 kg by kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3 डिवाइडेड बाई मीटर सेकेंड माइनस 2। समझ में आया बेटा ये वाला? ठीक है। अच्छा मास mm कैंसिल जाएगा, l स्क्वायर l, एक l बचेगा, t माइनस 3 t माइनस 2 t माइनस 1, ये आपका बचा, इसको मैं दे सकता हूं 5 इंटू 10 पावर 5, 5 इंटू 10 पावर 5, केजी केजी कैंसिल, मीटर स्क्वायर, एक मीटर बचा, एक सेकंड माइनस 1 बचा। समझ में आया कि नहीं बेटा? अब देखो हमें टाइम का यूनिट क्या दिया हुआ है, बोला है इफ यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिली सेकंड, यानी कि जो हमें टाइम का यूनिट दिया हुआ है वो 1 मिली सेकंड दिया हुआ है, तो हम टाइम का यूनिट यहाँ पे 1 मिली सेकंड पुट कर लेंगे। एल इंटू टाइम क्या हो जाएगा 1 मिली सेकंड माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 5 एम इंटू एस माइनस 1। एम क्या है बेटा? मीटर, ये मत भूलना, एम यहाँ पे मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे अगर मैं लिखूंगा L इंटू एल इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 5, यहां पे आपका ये वाला मीटर तो रहेगा, टाइम का क्या है सेकंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई मिली सेकंड, मिली सेकंड माइनस 1। समझ में आ रहा है? अब उसको उल्टा कर दो आप लोग, 5 इंटू 10 पावर 5 मीटर, ये आपका मिली सेकंड बाई सेकंड हो गया। अच्छा मिली सेकंड बाई सेकंड कितना होता है आपका 5 इंटू 10 पावर 5 मीटर इंटू मिली सेकंड क्या होता है 10 पावर माइनस 3 सेकंड बाई सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल गया, आपका है 500 मीटर, लेंथ है आपका 500 मीटर। यानी कि हमने जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया है उसमें हमने टाइम का यूनिट क्या लिया है 1 मिली सेकंड, और लेंथ का यूनिट क्या लेंगे हम लोग 500 मीटर। समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट इस सवाल में थोड़ा हो सकता है, आप लोग अगर इस सवाल में आपको डाउट मिलता है तो आप इस सवाल को दोबारा से स्टार्टिंग से देखो और हर एक पहलू को धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, आप लोग कर ही पाओगे ये सवाल। ठीक है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। और इनकेस ये सवाल थोड़ा कठिन था, अगर इस सवाल में आपको डाउट होता है तो पहले मैंने जो होमवर्क दिया है उस होमवर्क को आप कंप्लीट करो, फिर इस सवाल को करो, देखना आप कर पाओगे पक्का। ठीक है बेटा?